Hello student, today I am going to explain you the remaining part of biomolecules. Protein, word coined by the Berzelius in 1838. जो प्रोटीन वर्ड दिया था बर्जिलियस ने दिया था 1838 में। प्रोटीन जो डिराइव हुआ था ग्रीक वर्ड प्रोटियस से, जिसका मतलब है प्राइमरी इंपोर्टेंस या प्राइमरी सब्सटेंस। ऑल बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन स्पेसिफिक प्रोटीन। जो लाइफ के जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करते हैं। बॉडी की जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उनको इनिशिएट तथा कंट्रोल किया जाता है विशेष टाइप के प्रोटीन के द्वारा, जिसको एंजाइम्स कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यूनिट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन की यूनिट होती है इसको अमीनो एसिड्स कहते हैं। वेन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप के साथ जुड़ता है और जब वो अटैच होकर रिएक्ट करेगा तो उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। इस तरह से एमिनो एसिड्स के आपस में जुड़ने से बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होते हैं और एक चेन फॉर्म होती है जिसको पेप्टाइड चेन कहते हैं। जब दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उसको डाइपेप्टाइड कहते हैं। जब तीन एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो उसको ट्राइपेप्टाइड। इस तरह से 10 से ज़्यादा जो एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो उसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में ज्वाइन होकर प्रोटीन को फॉर्म करती है। You can see in this diagram how to form the peptide bond between two amino acids. ये एक एमिनो एसिड है और एक एमिनो एसिड है। जब दोनों एमिनो एसिड रिएक्ट करेंगे तो दोनों एमिनो एसिड में से क्या रिलीज हो जाएगा बाहर, H2 बाहर निकल जाएगा। अब H2 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर जो दोनों होते हैं, ये जो नाइट्रोजन है और ये कार्बन है, इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। तो जैसे एक एमिनो एसिड का कौन सा ग्रुप होता है, COOH ग्रुप होता है और दूसरे एमिनो एसिड के कौन से अमीनो ग्रुप से ही रिएक्ट करता है। तो COOH ग्रुप में से क्या निकलेगा बाहर, OH निकलेगा और अमीनो जो ग्रुप होता है NH2 उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा। मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये जो नाइट्रोजन है और ये कार्बन है दोनों आपस में इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इस तरह से एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा और एक पेप्टाइड चेन को फॉर्म करते हैं और ये पेप्टाइड चेन फिर प्रोटीन को फॉर्म करती है। ऑर्डर ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर या कॉन्फर्मेशंस। तो फर्स्ट वन है प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है लीनियर होता है, एक सीधी रेखा में होता है। एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन जो प्रोटीन का पाया जाता है मसल्स में, और हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी के अंदर। तो इसके अंदर जो एमिनो एसिड जैसे AA1, AA2, AA3 के एमिनो एसिड्स हैं और बीच में जो डैश लगा है A1 और A2 के बीच में, ये डैश क्या शो करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड को। तो ये सारे एमिनो एसिड एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज हो जाएंगे और जो प्रोटीन फॉर्म होगा उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहेंगे। नेक्स्ट वन आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, द फोल्डिंग ऑफ लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू द स्पेसिफिक कॉइल्ड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है फोल्डेड हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्म होने के कारण जो इनमें एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर एक फोल्ड फॉर्म होगा। When a chain is arranged in a coil, it is called alpha helix. जब चेन कॉइल के फॉर्म में अरेंज हो जाएगी तो उसको अल्फा हेलिक्स कहेंगे। When two or more chain are joined together by intermolecular hydrogen bond, जब दो या दो से अधिक चेन ज्वाइन होती जुड़ती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको क्या कहेंगे, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर कहेंगे प्रोटीन का। और ये जो स्ट्रक्चर एग्जाम्पल होता है, अब जो हेलिकल स्ट्रक्चर होगा वो किस में पाया जाएगा, हेयर के अंदर जो प्रोटीन होता है केराटिन, उसके अंदर जो होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण बाल जो होते हैं घुंघराले होते हैं। और प्लीटेड स्ट्रक्चर जो होता है वो सिल्क फाइबर में पाया जाता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जनरली क्या होता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा वो किस टाइप का हो जाएगा, इस तरह से फोल्डेड हो जाएगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या पाया जाता है, केवल पेप्टाइड बॉन्ड होता है, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा।
अब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्म होगा, इन दोनों के बीच में फॉर्म होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एमिनो एसिड्स के बीच में फॉर्म होता है, तो ये हाइड्रोजन इधर से एमिनो एसिड को अट्रैक्ट करेगा, इधर से अट्रैक्ट करेगा, जिससे वो लिनियर चेन क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी फोल्ड में। तो ऐसा स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये किस में पाया जाता है, हेयर्स के अंदर जो प्रोटीन होता है केराटिन, उसमें पाया जाता है। इसके कारण जो हेयर्स होते हैं वो कर्ली होते हैं। You can see in this diagram the beta pleated structure of protein. तो इस प्रोटीन में क्या होता है कि दो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक चेन ए और एक ए चेन होती है। अब दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में फॉर्म होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको डॉटेड लाइन के द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये दोनों चेन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसके कारण इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्लीटेड हो जाता है। जैसे साड़ियों की जो पटलियां होती है उस तरह से हो जाता है। तो इसको कहते हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। जो कि आपकी चद्दर वगैरह होती है तो इस टाइप की प्लीटेड होती, प्लेट्स उसमें बन जाती है। तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में दो चेन के बीच में हो रहा है। जो अल्फा हेलिक्स होता है, एक ही चेन में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है तो हेलिकल फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब दो चेन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसका स्ट्रक्चर प्लीटेड हो जाता है। और ये किसमें पाया जाता है, सिल्क फाइबर के अंदर ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, द अरेंजमेंट एंड इंटररिलेशनशिप ऑफ ट्विस्टेड चेन ऑफ प्रोटीन इनटू स्पेसिफिक लूप्स एंड बेंड आर कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इनके अंदर जो प्रोटीन की जो चेन होती है वो ट्विस्टेड हो जाती है, उन चेन के बीच में इंटर रिलेशनशिप हो जाता है, उनके बीच में एक्स्ट्रा बॉन्ड पाए जाते हैं, जिसके कारण वो जो चेन होती है लूप के फॉर्म में आ जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है उसको टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं इसमें 4 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है, एक आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है, और फोर्थ वन जो होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा लूप फॉर्म होगा। जैसे एक धागे का जो धागा जो होता है तो उसके अंदर ज्यादा गांठें लग जाती है तो उलझ जाता है। तो उसी टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ये। और ये इसका एग्जांपल है मायोग्लोबिन। ये प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है। You can see in this diagram the structure of myoglobin, जो शो करेगा टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। इसके अंदर 4 टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो जो चेन होती है वो कैसी हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, ज्यादा लूप्स फॉर्म हो जाते हैं। इसके अंदर लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जिससे ऐसा लगता है फ्यूज है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब एक से ज्यादा जो चेन होती है, जैसे 4 चेन मान ले, इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का जो एग्जांपल होता है उसमें कितनी चेन होती है, 4 चेन होती है। और ये 4 चेन जब अरेंज होती है उसके अंदर 4 टाइप के बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा डिफ्यूज हो जाती है। जैसे एक धागा, उसमें बहुत सारी गांठें लग जाए एक दूसरे से, वो उलझ जाता है, वो डिफ्यूज टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो वो स्ट्रक्चर होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। तो सेम प्रोटीन में भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो एक से ज्यादा होती है। तो उसके कारण जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा। एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड को फर्स्टली रिपोर्टेड किया था फेडरिक मिशर ने, और उन्होंने इसको न्यूक्लिन नाम दिया था। लेकिन आल्टमैन नामक साइंटिस्ट ने इसको न्यूक्लिक एसिड कहा, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता था, न्यूक्लियस में पाया जाता था। और एसिड क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो एसिडिक थी। ये पाया जाता है न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो 2 टाइप का होता है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए जो होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी। ऑक्रेंस ऑफ डीएनए, डीएनए जो होता है सभी लिविंग सेल्स में होता है और कुछ वायरस के अंदर होता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है फ्री स्टेट में पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल्स में जॉइंट स्टेज में होता है। तो डीएनए के साथ इसमें हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा होता है। तो जब डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन अटैच हो जाता है तो उस स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन रेटिकुलम या क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। डीएनए जो जनरली पाया जाता है न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। अब देखिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए के अंदर होता है पहला पेंटोज शुगर, इसमें पेनरोज लिखा है, पेंटोज शुगर है।
तो इसमें जो पेंटोज शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज होती है, सेकंड जो कंपोनेंट है फास्फोरिक एसिड है और थर्ड वन जो है नाइट्रोजनस बेसिस है। तो तीन कंपोनेंट आपस में कंबाइन होकर डीएनए के स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, तो नाइट्रोजनस जो बेसिस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन और पायरामिडिन। जो प्यूरिन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एडेनाइन एंड ग्वेनाइन। एडेनाइन को डिनोटेट करेंगे कैपिटल ए से, ग्वेनाइन को डिनोटेट करेंगे कैपिटल जी से। और जो पायरामिडिन होते हैं ये थ्री टाइप के होते हैं, लेकिन डीएनए के अंदर टू टाइप्स के होते हैं। एक साइटोसाइन होता है जिसको डिनोटेट करेंगे आप कैपिटल सी से, और दूसरा है थायमिन जो कि कैपिटल टी से डिनोटेट करेंगे। सबसे पहले शुगर जो होती है नाइट्रोजनस बेस से जुड़ती है और न्यूक्लियोसाइड को फॉर्म करती है। अब इस न्यूक्लियोसाइड से क्या जुड़ेगा, फास्फोरिक एसिड, और क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब बन जाते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड आपस में एक चेन में अरेंज हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जब दो चेन अरेंज होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा तो उसको कहते हैं डीएनए। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का दो साइंटिस्ट ने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, इसलिए इस मॉडल को वाटसन क्रिक मॉडल कहते हैं। और ये इनने पब्लिश किया था 1953 में। उनने जो मॉडल बताए थे उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर थे, तो उन्होंने क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर बताए थे कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें दो चेन होती है, मतलब ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, और हेलिकल पैटर्न्स में होता है, मतलब कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। दोनों जो हेलिक्स होते हैं ज्वाइन होते हैं, दो जो चेन होती है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो बेस पेयर के बीच में होते हैं। Two base pairs of two helix are linked together such that the adenine joined with thymine। तो इसमें एडेनाइन जो होता है ए हमेशा टी के साथ जुड़ेगा और सी हमेशा जी के साथ जुड़ेगा। तो ए और टी के बीच में जो होता है वो क्या होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी और सी के बीच में जो होगा वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिससे दोनों चेन आपस में जुड़ जाती है। टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड हेलिक्स ऑफ सिंगल डीएनए आर एंटीपैरेलल। अब डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। जैसे एक स्ट्रैंड जो है वो 3 एंड है तो दूसरा कौन सा होगा, उसी के सामने 5 एंड होगा, तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अब कंप्लीट हेलिक्स कंटेन द 10 बेस पेयर। एक जो हेलिक्स होता है उसके अंदर बेस पेयर्स के कितने नंबर होते हैं, 10 होते हैं। The distance between the base pairs is 3.4 एंगस्ट्रॉम। जैसे एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, और कंप्लीट जो हेलिक्स होता है उसका टोटल डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। द डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 20 एंगस्ट्रॉम। अगर उसका डायमीटर देखेंगे तो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। You can see in this diagram the helical structure। तो हेलिकल स्ट्रक्चर में आपको दो चेन दिखेगी, एक चेन ये और दूसरी चेन ये। दोनों चेन कैसी, एंटी पैरेलल। इसका 5 एंड है तो इसका कौन सा एंड होगा, 3 एंड होगा। और दोनों चेन के बीच में आपको जो लाइन दिख रही है ये क्या है, बेस पेयर है। और बेस पेयर्स आपस में बीच में किससे अटैच होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो ये देखो यहाँ पर बेस पेयर में इस वाले स्ट्रक्चर में ये ए और टी दोनों बेस पेयर है, उनके बीच में दो डबल लाइन दिख रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2। उसके बाद दूसरा देखेंगे जी और सी, ये दोनों नाइट्रोजनस बेस पेयर है और इसके बीच में कितनी लाइन दिख रही है, 3 दिख रही है। तो जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इस तरह से एक जो पूरा होता है ये हेलिक्स होता है। तो इस हेलिक्स के अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होंगे, 10 होंगे। 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 9 और 10 होंगे। तो एक हेलिक्स में जो बेस पेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। और जो दो बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच के जो डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो टोटल जो होता है हेलिक्स, जो टोटल हेलिक्स होता है उसका जो वो होता है वो डिस्टेंस कितना होता है आपका, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका डायमीटर देखेंगे आप डीएनए का तो इसका कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम होगा। इस डायग्राम में आप देखेंगे स्पेसिफिक बेस पेयर, शुगर तथा फास्फोरिक एसिड किस तरह से अरेंज होते हैं। तो आपको पता है कि डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो ये कौन सा एंड है, 3 एंड। तो ये कौन सा एंड है, 5 एंड है। यहाँ पर ये शुगर है तो शुगर का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर है।
तो यहाँ इसके अपोजिट होगा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले शुगर किससे अटैच होती है? नाइट्रोजनस बेस से। तो नाइट्रोजनस बेस से जब अरेंज होगी तो इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। इस तरह से एक और न्यूक्लियोसाइड नीचे की तरफ बनेगा, ये भी क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब दोनों न्यूक्लियोसाइड के बीच में क्या अरेंज हो गया? फास्फोरिक एसिड। तब इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से एक चेन इधर की साइड बन जाती है और एक चेन इधर की साइड बन जाती है। अब दोनों चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है। तो यहाँ पर देखिए ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? 2। जी और सी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? 3। तो दोनों चेन आपस में जुड़कर कौन सा स्ट्रक्चर बनाती? डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। तो एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ अटैच होगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ अटैच होगा, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होगा और जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए। डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको जनरेशन टू जनरेशन पास करेगा। जैसे अपने अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने पेरेंट्स से आई और अपने अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी वो डीएनए के द्वारा अपने ऑफ स्प्रिंग्स में जाएगी। डीएनए सिंथेसिस आरएनए व्हिच इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए के द्वारा एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स रेगुलेट द ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो ऑर्गेनिज्म की जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज होती है, लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, उसको रेगुलेट करता है डीएनए करता है। बाय द अंडरगोइंग द म्यूटेशन डीएनए ब्रिंग अबाउट द इवोल्यूशनरी चेंज। अगर सडनली कोई चेंजेस हो जाता है जिससे जेनेटिक मटेरियल्स ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाता है, जिससे उस ऑर्गेनिज्म में नए कैरेक्टर प्रोड्यूस होते हैं जो इवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, इन सम अदर सेल ऑर्गेनेल्स। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। केमिकल कंपोजिशन में देखेंगे तो इसके भी 3 कंपोनेंट होंगे, एक राइबोस शुगर है, दूसरा फास्फोरिक एसिड और तीसरा नाइट्रोजनस बेसिस। अब जो इसमें भी नाइट्रोजनस बेसिस जो होती 2 टाइप्स की होती, प्यूरिन्स एंड पायरामिडिन्स। प्यूरिन्स एडेनिन होगा और ग्वानिन होगा और पायरामिडिन में साइटोसिन होगा तथा यूरेसिल होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले राइबोस शुगर होगी, वो नाइट्रोजनस बेस से अटैच होती है और क्या बनाती है? न्यूक्लियोसाइड बनाती है। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक एसिड से जुड़कर क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म करेंगे और एक जो चेन होती है वही कॉइल्ड हो जाती है और आरएनए के स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। जैसे कि आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है लेकिन अपने आप में कॉइल्ड हो जाता है। जैसे सिंगल चेन बनाई मैंने, ये नीचे से कॉइल्ड हो जाएगा इस तरह से, तो डबल स्ट्रैंडेड दिखाई देगा लेकिन होता क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड। अब इसमें क्या होगा? एक 3 एंड होगा और दूसरा कौन सा होगा? 5 एंड होगा। अब इसके बीच में क्या होगा कि एक नाइट्रोजनस बेस इधर है, एक नाइट्रोजनस बेस इधर है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि एडेनिन जो होता है, थायमिन तो इसमें होता नहीं आरएनए में, लेकिन थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो ए तथा यू के बीच में जो बनेगा वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और जी और सी के बीच में जो बनेगा वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस तरह से जो आरएनए का स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है लेकिन इसका जो चेन होती है वो कॉइल्ड हो जाती है और लुक लाइक कैसा दिखता है? डबल स्ट्रैंडेड दिखता है। टाइप्स ऑफ आरएनए। जो आरएनए के जो टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं, राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए। तो कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। आरआरएनए का जो फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोलस में होता है डीएनए के द्वारा। इट्स मेक्स अबाउट द 80% ऑफ टोटल आरएनए प्रेजेंट इन सेल। जैसे सेल्स के अंदर 100% आरएनए होता है तो 80% जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है क्योंकि सेल्स के अंदर राइबोसोम्स के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकेंड आता है मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए। इट प्रोड्यूस इन न्यूक्लियस। इसका फॉर्मेशन न्यूक्लियस में होता है और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। न्यूक्लियस से लेकर कहाँ आता है? साइटोप्लाज्म में लेकर आता है और साइटोप्लाज्म से कहाँ लेकर जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पर लेके जाएगा।
फॉर ईच प्रोटीन देयर इज ए स्पेसिफिक mRNA, प्रत्येक प्रोटीन का एक स्पेसिफिक mRNA होता है। उस सेल के अंदर 100% क्या होता है, आरएनए होता है, तो उसमें 3 to 5% जो होता है वो mRNA होता है। mRNA के ऊपर कोडॉन होते हैं जो स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कोड करते पहचानते हैं। इन कोडान को इनिशिएशन कोडान या टर्मिनेशन कोडान कहते हैं। जो कोडान पॉलीपेप्टाइड चेन को स्टार्ट करता है इनिशिएशन कोडान होता है, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन को फिनिश करता है उसको टर्मिनेशन कोडान कहते हैं। तीसरा है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। इसको सॉल्युबल आरएनए, एसआरएनए कहते हैं, या एडॉप्टिव आरएनए भी कहा जाता है। ये इसके बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब टीआरएनए का मेन फंक्शन होता है कि जो एमिनो एसिड को पकड़ कर लाना और कहाँ ले जाना, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पे ले जाना है। अब सेल के अंदर जो 100% आरएनए होते हैं उसमें 10 to 20% जो आरएनए होता है वो टीआरएनए होता है। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के हेरिडिटरी जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, इनको ट्रांसफर करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। डीएनए जो कंट्रोल करता है एंजाइम के सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, और बॉडी की जो वेरियस वाइटल एक्टिविटीज होती है उसको कंट्रोल करता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है क्रोमेटिन नेटवर्क को फॉर्म करता है। जब न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए किसके साथ जुड़ जाता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ, तो उससे क्या फॉर्म होगा, क्रोमेटिन नेटवर्क फॉर्म होता है। इट कॉजेज म्यूटेशन लिविंग बींग्स, ठीक है, लिविंग बींग्स के अंदर म्यूटेशन को कॉज करते हैं।